नमस्ते दोस्तों, मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन रानी है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम है। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले हरीश से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रानी की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी हालत बहुत खराब थी। रानी की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और हरीश से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। हरीश मेरा पूरा ख्याल रखता था, हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। रानी की शादी में हरीश पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास रानी से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूं। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी मां इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति को डॉक्टर ने बताया कि हरीश में ही कमी है। डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी का इलाज से बाप नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय, देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि मेरे पति की उन सब काम में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। पर यह कोशिश भी नाकाम रही। धीरे धीरे सुमित भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही और धोखेबाज बना देती है। इसी बीच मेरा देवर सोनू 3 साल कोचिंग के बाद मेरे और हरीश के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको सोनू के आने से बहुत राहत हो गई। हरीश और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी सोनू से खूब बनती थी, ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। सोनू के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। मैं असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। हरीश के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे।
मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को सोनू के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। सोनू ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और सोनू नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब सोनू बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने हरीश को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया टोटका बंधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। यह कई दिनों तक चलता रहा, दोपहर में सोनू और रात में हरीश के साथ। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने हरीश की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाई तो हरीश ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। सोनू अपने एग्जाम देकर वापस चला गया था। अब दिन भर बिना रोक टोक सोनू मेरे साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन सोनू का रिजल्ट आ गया। सोनू को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी ना किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति की खुशी का ठिकाना ना रहा। सोनू के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन सोनू ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और सोनू का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने सोनू को अपनी बहन से शादी के लिए मना लिया। रानी को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा मां बनने वाली थी। मैं दिल से सोनू की आभारी थी, जिसने मेरी जिंदगी उजड़ने से बचा ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।